तो वेलकम क्लास, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर जिसका नाम है डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, डाइवर्टिकुलाइटिस यानी डाइवर्टिकुला का इन्फ्लामेशन। और ये डाइवर्टिकुला क्या होता है, जो अपने कोलोन होते हैं ना, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन, ओवर द टाइम जैसे जैसे किसी पर्सन की एज बढ़ती है वहाँ के म्यूकोजल लेयर के अंदर आउट पाउचिंग होने लग जाती है। यानी जो इमेज में बन दिखा रहा है इस टाइप की आउट पाउचिंग होने लग जाती है। तो ओवर द टाइम क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये डाइवर्टिकुला के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं हम डाइवर्टिकुलाइटिस। मैंने क्या बताया है, जैसे जैसे किसी इंसान की एज बढ़ती है तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लेयर है ना, म्यूकोजल लेयर के अंदर आउट पाउचिंग हो जाती है, जो ये दिख रही है आपको इमेज में। और अगर इन आउट पाउचिंग के अंदर किसी रीजन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको बोलते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। और ये काफ़ी पेनफुल होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ठीक है, तो ये है आपका डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, तो लिखते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस क्या है। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ it is the inflammation of diverticula it is the inflammation of diverticula in intestine। अब आप पूछोगे ये डाइवर्टिकुला क्या होता है, जो मैंने बताया है ये आउट पाउचिंग होती है म्यूकोजल लेयर की। ये क्या है, डाइवर्टिकुला है, इट इज द आउट पाउचिंग of intestinal mucosa। It is the outpouching of intestinal mucosa। ओके, ये है डाइवर्टिकुला। यानी डाइवर्टिकुला मतलब आउट पाउचिंग ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं, इस छोटा सा टॉपिक है, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। डाइवर्टिकुला फॉर्म कैसे होते हैं भाई, जैसे जैसे एज बढ़ती है डाइवर्टिकुला फॉर्म हो जाते हैं, म्यूकोजल लेयर के अंदर आउट पाउचिंग हो जाती है और किसी रीजन की वजह से इन आउट पाउचिंग का इन्फ्लामेशन हो जाए उसको बोलते हैं हम डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी। क्या कॉजेज और रिस्क फैक्टर हो सकते हैं डाइवर्टिकुला के अंदर इन्फ्लामेशन होने के। ठीक है, देखिए ईटियोलॉजी के अंदर सबसे पहला मोस्ट कॉमन को ज्यादातर कारण होता है वो होता है हार्ड स्टूल। देखिए ये एक कोलोन का पार्ट है। ठीक है, कोलोन का पार्ट है, उसके अंदर ऐसे आउट पाउचिंग हो चुके हैं। लो जी, ऐसी आउट पाउचिंग हो चुकी है। अब इनके अंदर इन्फ्लामेशन होना है तो इन्फ्लामेशन तभी होएगा जब यहाँ के इस एरिया को स्टिमुलेशन मिलेगी। स्टिमुलेशन कब मिलेगी, जब हार्ड स्टूल यहाँ से पास होएगा। तो जब हार्ड स्टूल पास होएगा तो ये स्ट्रेन करेगा, प्रेशर कर मारेगा चारों तरफ, जिससे ये एरिया के अंदर हमारे को इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। अब आप एक चीज और इसके बीच में रह गया था, डाइवर्टिकुलाइटिस मोस्ट कॉमनली किस एरिया के अंदर देखा जाता है, ऊपर लिख लेते हैं। डाइवर्टिकुलाइटिस मोस्ट कॉमनली सीन इन सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन के अंदर देखने को मिलता है डाइवर्टिकुलाइटिस मोस्टली। ठीक है, मोस्ट कॉमनली सीन इन सिग्मोइड कोलोन। देखिए ये होता है भाई असेंडिंग कोलोन, फिर आता है अपना ट्रांसवर्स कोलोन, फिर आता है अपना डिसेंडिंग कोलोन, फिर आती है आपकी सिग्मोइड कोलोन। इतनी बड़ी तो नहीं होती जितनी मैंने बना दी। ठीक है, इतनी होती है आपकी सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, फिर रेक्टम और एनस, तो ये है आपकी सिग्मोइड कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन।
तो मोस्टली ये देखा जाता है सिग्मोइड कोलोन के अंदर। ओके, अब इसका और कोज क्या हो सकता है भाई? कोज तो नहीं, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। जैसे एक तो लाइफस्टाइल, हम बात कर रहे हैं डायवर्टिकुलाई फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे। डायवर्टिकुला तो एज के साथ फॉर्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं क्या कोज हो सकते हैं उन फॉर्म्ड डायवर्टिकुलाई के अंदर इन्फ्लामेशन होने के। जैसे लाइफस्टाइल, जैसे कोई पर्सन लैक ऑफ एक्सरसाइज करता है, ठीक है, फास्ट फूड खाता है, लो फाइबर डाइट खाता है, ठीक है, स्मोकिंग करता है, ये सभी रिस्क फैक्टर है जो डायवर्टिकुला के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पर्सन है जो ओबेस है, तो ओबेसिटी वाले पेशेंट के अंदर भी डायवर्टिकुला का इन्फ्लामेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या कभी कभार हेरिडिटरी एंड फैमिली हिस्ट्री। देखो, डायरेक्ट कोज अपने को नहीं पता, दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर। हमें कोज नहीं पता, अननोन है, ठीक है। मेन तो इसमें लो फाइबर डाइट और कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से, इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे डायवर्टिकुला के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई, ठीक है। और एक ओल्ड एज, क्योंकि जो डायवर्टिकुला फॉर्म ही ओल्ड एज के अंदर होते हैं, तो ओल्ड एज इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर, ठीक है। ये चीज, दीज ऑल आर द ईटियोलॉजी। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की। अब हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल फीचर यानी साइन एंड सिम्टम। जो डायवर्टिकुलाई फॉर्म हो गया है वहां पे क्या जब इन्फ्लामेशन होती है तो वहां पे क्या सिम्टम देखने को मिलता है। अपने को पता है जब भी कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होती है तो पेशेंट को पेन तो होएगा, ठीक है। तो पेन कहाँ होएगा? जहां पे सिग्मोइड कोलोन प्रेजेंट है। सिग्मोइड कोलोन कहाँ प्रेजेंट होती है? अपने एब्डोमेन के अंदर, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर, पेन इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट क्यों? क्योंकि यहीं पे आपकी सिग्मोइड कोलोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये पेन इंक्रीज होता है, जो ये पेन है ये पेन इंक्रीज होता है जब भी एब्डोमिनल एरिया के अंदर प्रेशर बढ़ता है किसी भी रीजन की वजह से। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो एकदम से डायवर्टिकुला है, जो इन्फ्लाम्ड डायवर्टिकुला है, वे स्टिमुलेट होएंगी तो पेशेंट को पेन होएगा। स्टिमुलेट किस रीजन की वजह से होती है? इंक्रीज ड्यूरिंग, जब पेशेंट कफ करेगा, जब हम खांसते हैं एकदम से पेट के अंदर भाई प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ेगा तो डायवर्टिकुला स्टिमुलेट होएगी जिससे वहां पे पेन होएगा, ठीक है। ड्यूरिंग स्कफिंग या स्ट्रेनिंग, जैसे स्टूल कर पास करते टाइम पे स्ट्रेन करेगा, प्रेशर लगाएगा तो उस टाइम पे भी पेन हो सकता है, ठीक है। या कोई हैवी वेट लिफ्ट कर रहा है, उसके अंदर भी भाई एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर पड़ता है, तो हैवी वेट लिफ्टिंग के टाइम पे ये पेन इंक्रीज होएगा। ये पेन किस टाइप का होता है? क्रैम्प लाइक पेन होता है। पेन कैसा होता है? क्रैम्प लाइक पेन, ठीक है। पेन होगा क्रैम्प लाइक पेन, ठीक है। इंक्रीज होएगा कफिंग, स्ट्रेनिंग, लिफ्टिंग पे, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को देखने को मिल सकता है डायरिया। हाँ जी, डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से डायरिया देखने को मिल सकता है। और कभी कभार कॉन्स्टिपेशन भी, देखने को मिल सकता है। डायरिया भी और कॉन्स्टिपेशन भी, दोनों चीजें देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। इन डायवर्टिकुला के इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट के अंदर फ्लैटुलेंस भी देखने को मिल सकता है। फ्लैटुलेंस मतलब एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन, ठीक है। फ्लैटुलेंस देखने को मिल सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। अगर डायवर्टिकुलाई रप्चर होके ब्लीड करना स्टार्ट हो जाए तो अपने को देखने को मिल सकती है मलीना, ठीक है। अगर ब्लीड होती है तब, इन केस ऑफ ब्लीड ओनली, ठीक है।
और इन्फ्लामेशन है और बैक्टीरियल की वजह से है तो भाई पेशेंट को लो जी फीवर भी देखने को मिल जाएगा और छोटा मोटा एक सिम्टम जैसे नोज या वोमिट ये भी हम लिख सकते हैं पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो दीज ऑल आर द क्लिनिकल फीचर। इसमें से बस आपको एक ही ध्यान रखना है, पेन। पेन कहाँ पे होएगा, कब इंक्रीज होएगा और किस टाइप का पेन होएगा, बस। इसके अलावा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इस डाइवर्टिकुलाइटिस को डायग्नोस कैसे करेंगे। तो देखिए, डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले पेशेंट हमारे पास जब भी आएगा तो हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। हिस्ट्री में हम ये पूछेंगे भाई पेशेंट आपको एज, पहले उसकी एज देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे भाई आपको पेन कहाँ पे होता है। वो कहता है जी मेरे को लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर होता है। फिर कहते हैं जब आप कफ करते हो, स्नीज करते हो, वेट उठाते हो या स्ट्रेन करते हो उस टाइम पे पेन होता है। हाँ जी होता है। पेन का क्या करेक्टरिस्टिक है, कहीं पे थ्रोम्बिंग पेन तो नहीं है, क्रैम्प लाइक पेन है, पेन की करेक्टरिस्टिक चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसके अंदर हम करेंगे पेशेंट का एक तो बेरियम स्वेलो एक्सरे कर लेंगे, बेरियम स्वेलो एक्सरे कर लेंगे जिससे अपने को पता चल जाएगा हाँ जी अलग से डाइवर्टिकुलाई फॉर्म तो हो रहे हैं और उनके अंदर इन्फ्लामेशन भी है, ठीक है। हम कर सकते हैं पेशेंट का सीटी स्कैन, हम कर सकते हैं पेशेंट का ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर पेशेंट को अगर बैक्टीरियल कोज की वजह से है तो WBC इंक्रीज मिलेगा और इन्फ्लामेशन है तो भाई ESR भी इंक्रीज मिलेगा, अपने को पता है ये चीज। ESR भी इंक्रीज मिलेगा। उसके बाद फिर हम कर सकते हैं पेशेंट की कोलोनोस्कोपी, पेशेंट की कर सकते हैं कोलोनोस्कोपी, ठीक है। कोलोनोस्कोपी भी कौन सी, फाइब्रो ऑप्टिक वाली, फाइब्रो ऑप्टिक कोलोनोस्कोपी। फाइब्रो ऑप्टिक कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं हम। करने को हम कर सकते हैं सिग्मोइडोस्कोपी भी, करने को हम कर सकते हैं प्रोक्टोस्कोपी भी, लेकिन प्रोक्टोस्कोपी से कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोक्टोस्कोपी केवल रेक्टम तक ही देख सकता है, ठीक है। हम कर देंगे प्रोक्टोस्कोपी, ठीक है, हम कर देंगे प्रोक्टोस्कोपी, ठीक है। अब जो हमने ये स्कोपी करी है अब इनको फाइबर ऑप्टिक स्कोपी, कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी, अब हम इन जो भी स्कोपी हमने करी है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फाइबर ऑप्टिक कोलोनोस्कोपी हो या सिग्मोइडोस्कोपी हो, इन दोनों के अंदर अपने को कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है इन दोनों के अंदर, ठीक है। कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी, इनको अलग से एक बार हम देख लेते हैं। फाइबर ऑप्टिक कोलोनोस्कोपी हो या सिग्मोइडोस्कोपी, दोनों एक ही तरह से होंगे इनके अंदर मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है ये कोलोनोस्कोपी। देखिए ये क्या होता है कोलोनोस्कोपी, एक बार पहले तो एक इमेज देखिए। यहां पे एक रेजिडेंट है, वो क्या करने लग रहा है, कोलोनोस्कोपी करने लग रहा है, फाइबर ऑप्टिक कोलोनोस्कोपी करने लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक पर्सन है, ये क्या है, पेशेंट। पेशेंट लेटा हुआ है, किस पोजीशन में लेटा हुआ है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एक स्कोप को वाया एनस एंड रेक्टम हमने कोलोन के अंदर इंसर्ट किया। उसके सामने के ये स्कोप कनेक्ट है एक स्क्रीन से जिसके अंदर हमारे को इमेज दिख रही है कि कैमरा कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो रही है कोलोनोस्कोपी, ठीक है। कोलोनोस्कोपी क्या है, यानी कोलोनोस्कोपी क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ कोलोन बाय फाइबर ऑप्टिक प्रोब, यानी एग्जामिनेशन ऑफ
कोलोन बाई फाइबर ऑप्टिक कैमरा प्रोब। ठीक है, ये हो गई आपकी कोलोनोस्कोपी। ठीक है, कोलोनोस्कोपी। अब कोलोनोस्कोपी में पूछा जाता है कि प्री और ड्यूरिंग और पोस्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। ड्यूरिंग के बारे में प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई क्या हो सकती है? सबसे पहले पेशेंट को एनपीओ रख दो, फिर एनिमा दे दो पेशेंट को जस्ट बिफोर द कोलोनोस्कोपी। उसके बाद पेशेंट को बेसलाइन डाटा कलेक्ट कर लो, फिर पेशेंट के अंदर कंसेंट चेक कर लो। ठीक, कंसेंट ले लो पेशेंट से। उसके बाद ड्यूरिंग क्या है, पेशेंट को कैसी पोजीशन रखनी है, हमने इमेज में भी दिखी हुई है, लेफ्ट लाइंग पोजीशन है और नीज है थोड़ी से चेस्ट की तरफ ऐसे फ्लेक्स किए गए हैं, इस तरह से पोजीशन रख देनी है। फिर पोस्ट कोलोनोस्कोपी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि भाई कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो गया हो, हमें मॉनिटर करना है बस। ठीक है, ये है आपकी कोलोनोस्कोपी। ठीक है, तो कोलोनोस्कोपिंग में हम बात करते हैं सबसे पहले प्री नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोलोनोस्कोपी करने से पहले अपनी क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, मैं बात करता हूँ प्री नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्री के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने पेशेंट को एनपीओ रखना है, एनपीओ फॉर एटलीस्ट 6 आवर। ठीक है, 6 आवर एनपीओ रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, बाउल क्लींजिंग करनी है। बाउल क्लींजिंग कैसे करेंगे हम, पेशेंट को एनिमा देके, एनिमा देके हमने बाउल को क्लीन कर ली। ठीक है, बाउल क्लींजिंग कर ली हमने एनिमा देके। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, पेशेंट का बेसलाइन डाटा कलेक्ट कर लिया। बेसलाइन डाटा के अंदर हमने देख लिया भाई पेशेंट के वाइटल्स, पेशेंट का सारा स्टेटस हमने चेक कर लिया। ठीक है, बेसलाइन डाटा कलेक्शन कर लिया। उसके बाद हमने चेक कर लिया कि पेशेंट ने कंसेंट दिया है या नहीं दिया। उसके बाद फिर बात करते हैं हम ड्यूरिंग। जब ये प्रोसेस चल रहा है अपने को क्या ध्यान रखना है, ड्यूरिंग के अंदर सबसे पहले पेशेंट को पोजीशन देनी है। पोजीशन इमेज के अंदर आपने देखी है, कैसे देंगे हम। ठीक है, लेफ्ट लाइंग पोजीशन, लेफ्ट लाइंग पोजीशन विद नी अप टू चेस्ट। नीज को चेस्ट पे मिलाना है। ठीक है, ताकि अच्छे से स्कोप अंदर इंसर्ट हो पाए। ठीक है, नी अप टू चेस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, और फिर भाई अपने को मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, स्टेटस वगैरह, पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पोस्ट प्रोसीजर अपने को क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो पोस्ट प्रोसीजर हमने सबसे मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस। पेशेंट को मॉनिटर करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए पेशेंट के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन। और साथ में पेशेंट को एनकरेज करना है फ्लूइड इनटेक के लिए, एनकरेज फ्लूइड इनटेक, ये चीज। अब आप बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस जैसे कौन से कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिल सकते हैं इन अ पेशेंट ऑफ कोलोनोस्कोपी। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन यहां पे हो सकती है ब्लीडिंग। ठीक है, क्यों ब्लीडिंग क्यों हुई है, ब्लीडिंग से पहले लिख देते हैं, क्योंकि कोलोनोस्कोप ने क्या कर दिया है, परफोरेशन कर दी है। कोलोनोस्कोप ने क्या करा है, परफोरेशन कर दी है। परफोरेशन हो गई तो परफोरेशन से स्टार्ट हो गई ब्लीडिंग। और कभी अगर हमने एसेप्टिक टेक्निक यूज करी तो उससे पेशेंट के अंदर हो सकता है इन्फेक्शन। दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन डेट वी कैन सीन इन अ पेशेंट ऑफ कोलोनोस्कोपी। ठीक है, तो ये चीज।
ठीक है, ये चीज अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये था आपका कोलोनोस्कोपी। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। डायवर्टिकुलाइटिस के पेशेंट को कैसे हम मैनेज करेंगे। हाउ डू वी मैनेज अ पेशेंट विद डायवर्टिकुलाइटिस। तो देखो, जब भी पेशेंट अगर हमारे पास एक्यूट फेज के अंदर आया है, एक्यूट फेज का मतलब पेशेंट के अंदर अब पेन, ठीक है, पेन हो गया, सबसे प्रोमिनेंट टाइम पे है, ठीक है, तो हमने उस टाइम पे जीआईटी को रेस्ट देना है। अगर पेशेंट हमारे पास इस स्टेज के अंदर आया है जब एक्यूट फेज चल रहा है, जहाँ पे पेशेंट को कफ करते ही, स्ट्रेन करते ही बहुत ज़्यादा एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो हमने उस टाइम पे पेशेंट को एनपीओ रख देना ताकि जीआईटी को रेस्ट मिले और जो ये एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा है वो थोड़ा सा सबसाइड होए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ड्यूरिंग एक्यूट फेज अगर पेशेंट हमारे पास आया है, अगर एक्यूट फेज पेशेंट आया है हमने क्या करना है, पेशेंट को सबसे पहले तो एनपीओ कर दो, उसके बाद उसके आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दो। ठीक है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करके फिर पेशेंट को हम क्या करेंगे, प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स दे दो। ठीक है, पेशेंट को पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दे दो, एनाल्जेसिक जैसे एनएसएड्स और एंटीस्पाज्मोटिक्स दे दो ताकि पेशेंट का पेन रिलीव हो। एंटीस्पाज्मोटिक्स दे दो। ठीक है, पेशेंट को बोलो कि भाई तू अवॉइड कर वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेनिंग, अवॉइड कर वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेनिंग और कफिंग, यानी हर वो प्रोसेस जिसकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ रहा हो, प्रेशर बढ़ेगा तो पेशेंट को पेन फिर से फील होएगा। ठीक है, ये चीज केवल ये सब कुछ अवॉइड करना है एक्यूट फेज के लिए। ठीक है, बिकॉज इट इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। ये सारी चीजें क्या करती है, एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज करती है, इसलिए वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेनिंग और कफिंग को अवॉइड करना चाहिए हमने। ठीक है, और साथ में पेशेंट को बोलो कि अवॉइड कर तू गैस फॉर्मिंग फूड। ठीक है, क्योंकि ऐसा खाना जिससे गैस बनती है उससे क्या होएगा, बाउल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और बाउल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा उससे जो डायवर्टिकुला है वो स्टिमुलेट होएंगे, इरिटेट होएंगे, जिससे वहां पे पेन होएगा। ठीक है, अवॉइड गैस फॉर्मिंग फूड, और पेशेंट को दे देंगे हम स्टूल सॉफ्टनर ताकि जो हार्ड स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो तो इसके लिए हम भाई लैक्सेटिव दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पोस्ट एक्यूट फेज, हमने पेशेंट को कैसी डाइट देनी है। एक्यूट फेज जा चुका है, इस टाइम पे हमने कैसी पेशेंट को डाइट देनी है, हमने देनी है पेशेंट को हाई फाइबर डाइट ताकि स्टूल अच्छे से फॉर्म हो और पेशेंट को हार्ड स्टूल ना बने। हार्ड स्टूल बनेगा तो पेशेंट को फिर से डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। ठीक है, ये तो था भाई नर्सिंग मैनेजमेंट। अब बात करेंगे हम सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ वी टॉक अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात करेंगे हम सर्जिकल मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं, कोलोस्टमी कर सकते हैं। यहाँ पे इस पेशेंट के अंदर हम कर सकते हैं कोलोस्टमी, एक आर्टिफिशियली ओपनिंग कर देंगे कोलोन के अंदर जिससे स्टूल बाहर की तरफ पास होएगा। जैसे ये था भाई असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, ये था सिग्मोइड कोलोन और ये था रेक्टम और एनस। हम क्या कर देंगे, जैसे ये क्या था, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन था। हम क्या करेंगे, अगर सिग्मोइड कोलोन के अंदर भाई क्या है, अगर सिग्मोइड कोलोन के अंदर भाई डायवर्टिकुलाइटिस है, यहाँ पे पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस डिसेंडिंग कोलोन के अंदर यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बना देंगे जिसका नाम होगा कोलोस्टमी। जिससे क्या होगा, जो सिग्मोइड कोलोन है ना, यहाँ तक स्टूल जा ही नहीं पाएगा। स्टूल नहीं जाएगा तो ये रेस्ट में चली जाएगी, ये रेस्ट करेगी और एक टाइम पे आके धीरे धीरे ये डायवर्टिकुलाइटिस
अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद अगर डाइवर्टिकुलाइटिस ये ठीक हो ही नहीं रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड प्रोसीजर हम अपना सकते हैं, हम कोलोन को ही रिमूव कर दो, इस सिग्मोइड कोलोन को या जिस भी कोलोन का पार्ट है उसको रिमूव करके रिमेनिंग कोलोन को आपस में चिपका दो। ठीक है, यानी हम कर सकते हैं कोलोन रिसेक्शन, कोलोन रिसेक्शन ऑफ डाइवर्टिकुला पार्ट। ठीक है, कोलोन रिसेक्शन ऑफ डाइवर्टिकुला पार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट will be anastomosis। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट को आपस में चिपका देना है हमने, बस ये है आपका सर्जिकल ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशन की, कि डाइवर्टिकुलाइटिस का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर हमारे को क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है अगर हम डाइवर्टिकुलाई को टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन कैसे, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ये डाइवर्टिकुलाइटिस अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, ये बढ़ बढ़ के ये कई बारी बाउल परफोरेशन कर देते हैं। क्या हो जाता है, बाउल परफोरेशन हो जाता है। जो बाउल है ना, जहां पे जैसे सिग्मोइड कोलोन है वहां पे परफोरेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा। सेकंड, परफोरेशन जब होता है तो पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। और कभी कभी इन डाइवर्टिकुला के अंदर अपसेस फॉर्मेशन भी हो जाती है, अपसेस फॉर्मेशन भी हो जाती है डाइवर्टिकुला के अंदर, एब्सेस फॉर्मेशन भी हो जाती है। ठीक है, तो ये थे कॉम्प्लिकेशन किसके, डाइवर्टिकुलाइटिस के। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर, थैंक यू।